जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप जीएस के आज रिवीजन क्लास होने वाली है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और आपका ये आज टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। रिवीजन क्लास बोलूं या टेस्ट पेपर बोल दूं तो आज आपका टेस्ट पेपर है। इसमें कितना सही होगा वो प्लस करना है, और जो भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे एक -1 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। तो 1 नंबर आप माइनस कर लेंगे और सही हुआ तो 1 नंबर प्लस कर लेंगे। 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपके 45 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। अगर आपके 45 सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, तो बस वही क्वेश्चन है, तो इनको सही से करना है और 45 आपके सही जवाब होने चाहिए। और चलते हैं अब बिना रुके अपनी क्लास की तरफ। और मैं बता दूं कि आपको सही पे 1 नंबर प्लस करना है और गलत पर 1 नंबर माइनस करना है, ठीक है ना। और आपका टोटल क्या स्कोर होता है, अनिवार्य है आपका 45 स्कोर सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वाइट पेन, और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और देखो यहाँ पे पहला ही प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है। आपने बिल्कुल सही जवाब कर रहे होंगे, सही जवाब की तरफ जा रहे होंगे कि भैया वो शक संवत है ना, ऑप्शन बी। तो शक संवत आपका सही जवाब हो जाएगा। 78 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था, और राजा कनिष्क के शासनकाल में, है ना, जो कुषाण वंश का शासक था। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी। और यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया है, तो +1 कर लो। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, इस टेस्ट पेपर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और यहाँ पे देखो दिया है महिलाओं के लिए हेप्टाथालंग में स्पर्धा शामिल होती हैं। तो महिलाओं के लिए हेप्टाथालंग में स्पर्धाएं कितनी शामिल होती हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है आपका क्या होगा, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्त, 7 स्पर्धाएं शामिल होती हैं, 7। जिसमें आपका देखो एक तो हो जाती है लॉन्ग जंप, है ना, लंबी कूद। एक आपका हो जाता है भाला फेंक, और एक आपकी 800 मीटर की दौड़ आ जाती है, ठीक है ना। ये आपकी 3 हो गई। और एक आपकी 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है, जिसे स्टेपल चेस भी बोलते हो शायद, है। तो ये भी याद रखना। और एक आपकी ऊंची कूद हो जाएगी, है ना, एक आपकी ऊंची कूद हो जाती है, एक गोला फेंक हो जाती है, एक 200 मीटर की दौड़ और हो जाती है, ठीक है ना, एक गोला फेंक। तो ये आपकी 7 जो गेम है वो शामिल होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो कहते हैं ना कि जो लोग प्रयास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, बस प्रयास अगर आप करें तो, वो भी अपना 100% देके। और देखो यहाँ दिया है भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था। तो कौन सी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। तो देखो जो प्रथम थी ये तो भैया कृषि पर आधारित थी, द्वितीय जो थी वो औद्योगिकरण पर आधारित थी, और तृतीय जो थी वो कृषि एवं औद्योगिकरण मतलब दोनों पे आधारित थी। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे इसलिए सही होगा कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को लाना, ठीक है ना, प्राप्त करना। अगले प्रश्न की तरफ देखो, यहाँ दिया है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो भैया बताओ यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वो भैया याद रखना, सबसे पुराना वेद आपका है कौन सा, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद भी आपका ऋग्वेद है, तो आपको याद रखना ऋग्वेद में दी गई है। और देखो यहाँ पे जो आपका सामवेद है, इससे संगीत लिया गया है, ये भी याद रखना। और संगीत का जनक या संगीत कहाँ से लिया गया ये पूछा जाए तो सामवेद बता देना। अर्थवेद में आपके जादू टोना वशीकरण और लव मैरिज ये सब आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे अगर सही हो गया तो +4 कर लो, आपके 4 नंबर हो चुके हैं। और चलते हैं अपने 5वें नंबर की तरफ। देखो यहाँ दिया है हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है। तो हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की जो शुरुआत है वो किस राज्य के साथ में की है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। जो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों होगा भाई, तेलंगाना के साथ में किया है। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आप क्या करेंगे सही आंसर। तो मेरे कहने पे नहीं, आपने जब पढ़ा है तो आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तो सही हो गया, 5 + 5 कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा सही जवाब देखो, एक तो पहला है तो राज्य तो हो जाएगा भुवनेश्वर,
राज्य क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सॉरी राज्य हो जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में। देखो यहाँ पे मैं यही गलत करने वाला था, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा उड़ीसा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है नुआखाई त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है। नुआखाई त्यौहार यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नुआखाई जो है वो ये आपको ध्यान में रखना है भैया, ये कहाँ मनाया जाता है। आप देखो सही जवाब करना तो +7 कर लेना, नहीं तो -1 कर देना। और यहाँ पे सही जवाब आपका उड़ीसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। नागालैंड में आपका वो मनाया जाता है हार्नबिल त्यौहार, है ना। ये भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है हार्नबिल त्यौहार। और देखो राजस्थान में याद रखना वो पूछा जाता है ज़्यादातर गणगौर त्यौहार, है ना। गणगौर त्यौहार ये भी आप राजस्थान से याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने बिल्कुल सही स्कोर कर रहे होंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि He निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। He पूछा गया है, He निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। देखो यहाँ पे कुछ दोस्त मेरे हाइड्रोजन को भी टिक करेंगे, कुछ हीलियम को, ऑक्सीजन को कोई नहीं करेगा, मुझे भी पता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो He है वो आपने अगर हीलियम को टिक किया है तो यहाँ पे हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो H2 है ना। H2 जो है वो आपका हाइड्रोजन का होता है, हीलियम का He होता है, और आपके जो ऑक्सीजन का है वो O2 होता है ना। ऑक्सीजन का O2 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, और आपने अगर सही जवाब कर दिया तो +8 कर लीजिएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 45 जिसका भी सही है वो जरूर बताएगा, और नहीं सही है वो भी बताएगा, क्योंकि दोस्त अब ये समय निकल चुका है, अब समय जो है वो बस मेहनत का बचा है। और यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से जातक ग्रंथ संबंधित है। जातक ग्रंथ पूछा गया है, जातक ग्रंथ। तो जातक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक तो जातक भी याद रखना, एक आपसे त्रिपिटक भी पूछा जाएगा, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है वो भी आप याद रखेंगे। त्रिपिटक किससे है? तो वो भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से अगर पूछा जाएगा, जैन धर्म से पूछा जाएगा तो याद रखना भैया आगम सूत्र है ना, आगम। तो आगम सूत्र जो है वो भी याद रखना आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना है, और सही जवाब अगर किया है इसका ऑप्शन सी तो +9 कर लेना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का जो दौरा है सबसे पहले किया था। अब कुछ लोग वास्को डी गामा को करेंगे, कुछ बाबर को भी, कुछ मैगस्थनीज को भी। तो आपने क्या सही जवाब किया, अपना जवाब जो है मैच करिएगा। मैगस्थनीज है ना, मैगस्थनीज। ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आया था, और इसने फिर एक रचना की थी इंडिका की, है ना, इंडिका की। तो वो भी आप याद रखेंगे। वास्को डी गामा जो है ये 1498 में आया था, कालीकट उतरा था, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो और ये जो बाबर है ये इसका 1526 में स्थापना की थी इसने, उसकी मुगल वंश की। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, है ना, 1526 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था। तो भैया बताओ यहाँ पे कि जुलाई 2024 में के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था। तो वो जिला कौन सा है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्त आपका सही जवाब अगर आपने किया है तो वायनाड जिला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखो इडुक्की परियोजना पूछी जाती है ना, तो कहाँ पर है ये, केरल में। याद रखना, देखो इडुक्की भी जिला है और ये केरल में पड़ता है, और कुन्नूर भी जो जिला है वो भी केरल में ही पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन हुआ है वो वायनाड जिला में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। किलायू ज्वालामुखी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो बिल्कुल देखो, एक तो मैं आपको बता दूं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि जो हवाई द्वीप में पाई जाती हैं वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होती है, पहली चीज। तो यहाँ पे याद रखना हवाई द्वीप जो कि अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। तो ये भी याद रखना सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। इक्वाडोर में तो वो है कैटोपैक्सी, है ना, कैटोपैक्सी। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वो है कैटोपैक्सी, और ये कहाँ पड़ती है, इक्वाडोर में पड़ती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें सुन रहे होंगे, एसी डिस्टर्बेशन की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाती है ना, क्योंकि पता ही नहीं कब कौन क्या
बोलने लग जाए, कि आवाज़ आ जाए, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं लाइव तो नहीं करता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे जहाँ भी ज़्यादा आवाज़ होती है वहाँ कट कर देता हूँ। तो यहाँ दिया है भारत अपनी भूमि सीमाएं खालिस्तान देश के साथ साझा करता है। कितने देशों के साथ साझा करता है, बस यहाँ पे ये बताना है। तो बिल्कुल दोस्त देखो, पहले तो आपने सही जवाब किया होगा, तो आपने ऑप्शन डी को चूज किया होगा, है ना। ऑप्शन डी 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं, तो याद रखना भैया, एक तो आप ये हो जाएगा म्यांमार, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद आपका ये नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद आपका वो आ जाएगा अफ़गानिस्तान आ जाएगा, और अफ़गानिस्तान के बाद आपका भूटान आ जाएगा, भूटान के बाद आपका चीन आ जाएगा, और चीन के बाद आपका बांग्लादेश आ जाएगा। और एक त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। और अगर आपने यहाँ पे सही जवाब किया तो +13 कर लेना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य खालिस्तान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। तो कुचिपुड़ी यहाँ पे बताना है आपको कौन से राज्य से संबंधित है। यहाँ पे देखो ये अंश किसी का पुराना छपा हुआ रह गया। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सही जवाब है, कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश से संबंधित है ना। कुचिपुड़ी जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। तो ये भी आप याद रखना। दूसरा याद रखना कि भैया 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्न में से सबसे बाद का वेद कौन सा है। देखो अभी सबसे पुराना पूछा था आपने, ऋग्वेद बता दिया था। यहाँ पे सबसे बाद का पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो भैया याद रखना, यहाँ पे सही जवाब आपका अर्थवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थवेद। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखो अभी मैंने आपको बताया था जादू टोना से संबंधित वेद पूछा जाए, या रोग निवारण से संबंधित वेद पूछा जाए, या फिर आपका वशीकरण है और प्रेम विवाह, इनसे संबंधित अगर पूछा जाए तो आप बता देना अर्थवेद। यजुर्वेद जो है ये याद रखना गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है ना। अगर गद्य और पद्य दोनों में पूछा जाए तो आप यजुर्वेद को टिक कर देंगे। सामवेद जो है याद रखना भैया संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को आपने टिक किया है तो +15 कर लीजिएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे देखो जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा अमोल मजूमदार। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप याद रखेंगे। अगर कप्तान की बात की जाएगी तो याद रखना हरमनप्रीत कौर जी जो है वो कौन है, वो है कप्तान। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक कौन था। मैं आपको बता दूं आज मेरा जुकाम भी सही है और फीवर भी मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए आज मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकल रही है ना। तो यहाँ पे आप अपने प्रश्न का जवाब करिएगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का भैया यहाँ पे पूछा गया है, तो बहुत आसान है। आपने सही जवाब किया होगा खिज्र खान, है ना। खिज्र खान आपने बिल्कुल सही किया होगा। देखो जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी याद रखना ये भैया लोधी वंश का संस्थापक है। किसका, लोधी वंश का संस्थापक है। गयासुद्दीन जो है ये गयासुद्दीन तुगलक है ना। तो ये तुगलक वंश का संस्थापक है। बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक है। तो ये सब संस्थापक भी आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पे आपने सही किया तो +17 कर लीजिएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज के टेस्ट पेपर है, ये मत कहना कि क्वेश्चन सरल है ना। आपको सही क्वेश्चन करने हैं बस। देखो यहाँ दिया है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो भाई ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था, मोरक्को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और मैं आपको बता दूं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है PR सीरीजेस एक खालिस्तान है। PR सीरीजेस क्या है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस ओलंपिक में जो अभी मेडल मिला है हॉकी टीम को, है ना। तो भैया उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। पहली चीज़ तो आप ये भी याद रखेंगे। और ये एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं। क्या हैं, एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं। और बता दूं कि ये हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है ना, कप्तान भी थे। अब तो संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने और संन्यास भी ले लिया। अब याद रखना भैया ये कोच बन गए हैं, ठीक है ना, हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। तो ये भी आप यहाँ पे चीज़ को याद रखेंगे कि ये जो हैं वो कप्तान भी हैं और गोलकीपर भी थे, ठीक है ना, गोल
कीपर भी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। भैया देखो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इसका सही जवाब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट करिएगा पाली भाषा। क्या? पाली, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना कि बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है ना, पिटकों की रचना, वो भी पाली भाषा में की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। देखो भाई, और आप भी अपने भाई को, अगर नए हो तो क्लास को एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं। कल की क्लास में आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आज मेरी आवाज़ में भी परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना अगर आप नए हो, और साथ में अगर भैया की हेल्प करना चाहते हो अपने, तो बिल्कुल शेयर आपको करना है। लोग देख रहे हो ना, 3 आईडी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्लास को शेयर भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्त, थोड़ा सा आप सभी सपोर्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब नॉन स्टॉप अपने पेपर को कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना, राजकुमार राव जी। किसे किया गया है? राजकुमार राव जी को। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर आपसे चीफ कमिश्नर इलेक्शन वो मतलब इलेक्शन कमीशन पूछे जाए, कमिश्नर पूछे जाए, तो वो कौन है? वो है अभी राजीव कुमार, ठीक है ना। और पहले कौन थे? तो वो याद रखना सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो बिल्कुल आप ये भी याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूँ 45 आपके सही होने चाहिए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट जो मैं आपको बता दूं, अगले सप्ते में जो भी टेस्ट पेपर लेके आऊँगा सबसे हार्ड होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैं एक एक क्वेश्चन को छाट के एक अलग बनाऊंगा 50 की स्लाइड, और वो हार्ड पेपर आप लोग करेंगे। और यहाँ पे देखो सही जवाब जो है 12 जनवरी हो जाएगा। अगर आपने करा है तो +22 कर लीजिएगा। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताओ? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, है ना। 16 जनवरी को बताओ, 15 जनवरी तो हो गया भैया, 16 जनवरी को बताओ क्या मनाते हैं? तो याद रखना राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं 16 जनवरी को, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो पूछा जा रहा है किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो पहले तो इस प्रश्न का जवाब याद रखना आपका कालिदास जी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 कालिदास जी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं थी, एक तो थी वो रघुवंशम, है ना, और एक थी मेघदूत, और एक वो थी कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम। तो ये आपको ये भी इनके साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ में याद रखनी है, और ये सब रचनाएं जो हैं वो कालिदास जी की हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? भैया ये दिल्ली में हुआ था, है ना। ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, है ना, ग्रुप ऑफ 20। अब यहाँ पे जो शिखर सम्मेलन का लोगो है वो कहाँ से प्रेरित था? तो याद रखना भैया भारत का राष्ट्रीय ध्वज से। किससे? भारत के राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है पेरिस ने कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी की है। भैया देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पहले तो आप इसका सही जवाब करिए, मैंने कई बार आपको ये प्रश्न बताया है। और देखो पेरिस ओलंपिक अभी हुआ था, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल आपने अगर ऑप्शन सी किया है तो आप यहाँ पे +25 कर लीजिएगा। देखो कब कब इसने किया वो भी याद रखना। सन 1900 में किया पहली बार, ठीक है ना। दूसरी बार किया है 1924 में, और तीसरी बार किया है 2024 में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 100 साल +100 साल हो गए, है ना। तो यहाँ पे याद रखना 3 बार किया, 1900, 1924 में और 2024 में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आपने अगर ऑप्शन बी को टिक किया है श्रीलंका, तो यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है। तो यहाँ पे आप +26 कर लीजिएगा और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है।
ये प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट बनेगा भैया, चाहे कांस्टेबल के लिए या फिर एसआई के लिए, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो याद रखना है यहाँ पे आपने अगर M1 किया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, तो +27 कर लीजिएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। देखो जितने भी प्राचीन नाम हैं वो याद रखना, जैसे प्रयागराज प्राचीन नाम था, फिर से प्रयागराज हो गया इलाहाबाद, है ना, पहले प्रयागराज से इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से प्रयागराज। तो ऐसे ही यहाँ पे याद रखना। देखो भैया आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही जवाब पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। ये पटना नगर का प्राचीन नाम था। अवंतिका जो है ये उज्जैन का पुराना नाम था, है ना। सिलोन पूछा जाता है, सिलोन वो किसका था? श्रीलंका का था ना, तो वो भी आप याद रखना। देखो मुझे याद आ गया, सिलोन, सिलोन। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखो ये पता क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और ये भारत में है। भारत के कौन से राज्य में है? तो याद रखना भैया असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है देखो वो भी लिख लो, हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 352 वर्ग किलोमीटर है ना, 352 वर्ग किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दूसरी चीज़ बता दूं, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है ना, 2900 किलोमीटर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग उनके राज्य क्षेत्र से, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो क्या होगा? भाग 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 1 हो जाएगा। ये आप याद रखना। भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं, है ना। देखो ये भाग 1 जो है ये आर्टिकल 1 से 4 तक है, भाग 2 जो है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है, और भाग 3 जो है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? भैया करो इसका सही जवाब। प्रश्न दिया गया है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो दी गई है आर्टिकल 233 में। किस में दी गई है? अनुच्छेद 233, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 256 आपको पता है, अनुच्छेद 256 केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं, तो इससे संबंधित है, ये भी आप याद रखना। और आर्टिकल 280 जो है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पता क्या है, इसमें वित्त आयोग का गठन है ना, वित्त आयोग के गठन से संबंधित है आपका आर्टिकल 280। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया गया है जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग की जो समय सीमा है वो क्या होती है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि जीआई टैग की जो समय सीमा होती है वो तो होती है 10 वर्ष, लेकिन अगर कोई इसे बढ़वाना चाहे राज्य तो बढ़ भी जाती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है, 75, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग का जो रजिस्ट्री मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है भैया चेन्नई में। चेन्नई मतलब तमिलनाडु, है ना, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने सही जवाब किया तो +32 कर लीजिएगा, और आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ चल रहे हैं। और अपना अगला प्रश्न है कि किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भैया बताओ किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, असम राइफल जो है सबसे पुरानी है ना। इसकी जो स्थापना है वो 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय इसका शिलोंग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? शिलोंग में। मेघालय की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो आप यहाँ पे सही जवाब क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आपका कांस्य मेडल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आपने अगर ऑप्शन सी लगाया तो आपका सही जवाब होता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किसके नाम से जाना जाता था? अगर आपका पहले स्कोर थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो अब सही कर लो यार,
क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही होता है, कहीं पे हार्ड क्वेश्चन होंगे, कहीं पे सरल होंगे, तो ऐसा ही आज यहाँ पे होने वाला है ना। तो याद रखना भैया, राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। किसके? राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जो है वो याद रखना 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल हैं? तो भैया कितने मंडल कितने अध्याय हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो अगर किसी ने 10 को टिक किया है तो आपका सही जवाब हो गया। अगर 1028 को टिक किया है तो याद रखना भैया सूक्तों की संख्या है इतनी। कितनी? सूक्तों की जो संख्या है वो है ये जो आप बता रहे हो, ठीक है ना। और अगर आपसे मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो याद रखना 10,462। कितनी है? 10,462 मंत्र हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप इसका आंसर करिएगा। देखो 37वां क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करिएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बाबू सोना के चक्कर में रहते हैं। देखो दोस्त, एक चीज़ बताऊं ना, आपके लिए 2 लाइन सुनाऊंगा आज मैं। कहता है ना कि जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ। जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ। जैसे पढ़ाई, तो जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है बताना भूल जाता हूँ। तेरी गलियों में फिरता इतना अच्छा लगता है। तेरी गलियों में फिरता इतना अच्छा लगता है। मैं रास्ता याद रखता हूँ, ठिकाना भूल जाता हूँ। तो आपको कैसी लगी ये लाइन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना तबला। अगर आपने तबला को टिक किया है ना तो यहाँ पे दोस्त आपका सही जवाब हो गया। गुदई महाराज जो है ये बनारस घराने से हैं। देखो मैं भूल गया था लेकिन अचानक याद आ गया, ये बनारस घराने से हैं। ये भी आप याद रखना। और ये तबला बजाते हैं, तबला से संबंधित हैं। जो आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में घोड़े की आवाज़ आती है टिक 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 टिक, वो यही बजाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्त। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सितार से संबंधित उन्हें याद रखना पंडित रवि कुमार शर्मा है ना। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? भैया आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी है ना, ऑप्शन बी। और अमीर खुसरो को तो तूतीए हिंद के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ था? कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका सही जवाब केरल हो जाएगा। अगर आपने केरल को टिक किया है तो +39 कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो भी नोट करना। पहले तो याद रखना ये 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, है ना। कितने दिन तक चला था भैया? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ये 24 दिनों की यात्रा थी, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक? सो साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक, ठीक है ना। और ये भी आप याद रखना। और नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो कुछ भी ऐसा नहीं रह रहा है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? आदित्य L1 यहाँ पे पूछा जा रहा है कब लॉन्च हुआ था और कहाँ से हुआ था, बताइएगा आप। तो याद रखना भैया, आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ था वो 2 सितंबर 2023 को हुआ था। और यहाँ पे ऐसा कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम आसानी से टिक करेंगे, जो कि इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब हो जाएगा। और हम नोट कर लेंगे 2 सितंबर 2023, है ना। 2 सितंबर 2023। अगर आपने आंसर सही किया तो ठीक है। और श्री हरिकोटा से हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था श्री हरिकोटा, तो आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? विश्व का पूछा है, विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी हमारे अपने प्यारे भारत में स्थित है, जो कि हुबली, है ना। कहाँ पर? कर्नाटक, है ना। और लंबाई जो है वो 1507 मीटर है। कितनी है?
1507 मीटर। भैया मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, 7 मीटर ज़्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कहाँ हुई थी? यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की जो मेजबानी है वो कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल याद रखेंगे, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना की जो प्रथा है वो किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगर सही हो रहे हैं तो 44। बस एक क्वेश्चन और आपके लिए बचा है जो कि आपको बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड, ए ग्रेड पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो याद रखना, राजराजा प्रथम ने। तो राजराजा चोल प्रथम। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने कब कराया था वो सन भी आपको याद रखना है, 1003, है ना, 1003 से 1010 तक। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। 1003 से 1010 तक इसका निर्माण कराया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है, बांसुरी, सितार, तबला या रुद्र बीड़ा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑप्शन डी लगा दिया होगा, रुद्र बीड़ा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? आपके 3 प्रश्न बच रहे हैं, बस 3। अब यहाँ पे आपको जवाब गलत नहीं करना, तो याद रखना, प्रज्ञान था। क्या था दोस्त? प्रज्ञान। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर लैंडर की बात करेंगे, तो विक्रम था। कौन सा? लैंडर की अगर बात करेंगे तो विक्रम था। रोवर की बात करेंगे तो प्रज्ञान था। अगर कब लॉन्च हुआ था तो वो अगर बात करेंगे तो कब बताओगे? 14 जुलाई 2023। कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये एक्स्ट्रा डिटेल को नोट करते हुए चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो दिया, निम्नलिखित में से इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? इसरो की जो स्थापना है ना वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बताओ? इसरो का मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु में है दोस्त। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो ये भी याद रखना। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, एशियाई खेल 2023 के भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? एशियाई खेल 2023 के भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे आपको याद रखना है भैया, अमूल है। अमूल। अमूल कौन से राज्य का राजकीय दूध है बताओ? अमूल ये भैया गुजरात का है। किसका? गुजरात का। देखो इसकी स्पेलिंग होती है AMUL। कभी नहीं भूलोगे, एक चीज बता रहा हूं, देखो अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है इसका फुल फॉर्म? अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का फुल फॉर्म, ठीक है ना, अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड। पराग जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय दूध है ना। पराग जो है ये डेयरी का नाम है, और याद रखना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पराग। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पूछा है, निम्न में से तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? एक आपका आज का HW, जो कि कल मैं अपने कमेंट बॉक्स में लगाऊंगा। थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।